ओके। तो बेटे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन का जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, चल ही रहा था वो। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ पूरा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, राइट। उसका शेड्यूल, डायग्राम, एजम्पशंस, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आज हम लोग एक बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है उसमें होता है क्या है कि शुरुआत में जब हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, जैसे लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो हर वेरिएबल फैक्टर्स आपको पहले से ज्यादा आउटपुट निकाल कर देता है, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो वो वेरिएबल फैक्टर होता है वो यूज करने से आपका प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, बाद में कम प्रोडक्शन मिलता है? ऐसा क्यों होता है? आज हम उसके ऊपर दो क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तीन तीन नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हम आज की क्लास। ओके, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन ही लिख लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये एक साथ है बेटे, अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर? increasing returns to a factor, increasing returns to a factor, and what are its causes, and what are its causes, what are its causes। यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है और उसके क्या कारण है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आने के क्या कारण होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले मीनिंग लिखते हैं। देखिए आंसर, इट रेफर्स टू दैट स्टेज। इंक्रीजिंग रिटर्न समझा रहा हूं बेटे पहले में कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स किसे कहते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू it refers to that stage when by using when by using variable factor when by using variable factor with fixed factors with fixed factors comma total production TP, total production increases at increasing rate, increases at increasing rate, and मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी राइजेस। यानी कि एक ऐसी स्टेज होती है बेटे, शुरुआत में आती है सबसे पहले, कि जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे होते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन होता है टीपी, वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ, और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ रहा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब हर वेरिएबल फैक्टर्स आपको पहले के कंपैरिजन में कितना माल बना के दे रहा है, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस डिस्कस करेंगे।
लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को मीनिंग ये होता है। तो लिखिए, इट हैज फॉलोइंग रीजंस, इट हैज फॉलोइंग रीजंस, इसके रीजंस ये हैं बेटे, एक एक करके बताते हैं, चलिए। नंबर 1, 3 रीजन है बेटे, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, एल ई बेटे, टी नहीं है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, पहला रीजन। एक्चुअली में क्या होता है बेटे कि शुरुआत में, एक्चुअली में क्या होता है, शुरुआत में जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को काम पे लगा रहे होते हैं तो उस समय फिक्स फैक्टर्स का पूरा यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स थोड़ा बड़ा होता है तो उसका पूरा यूज नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को काम पे लगाते चले जाते हैं तो हमारा फिक्स फैक्टर पूरा यूज होना शुरू हो जाता है। और जब फिक्स फैक्टर पूरा यूज होना शुरू होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को हेल्प करना शुरू करता है, जिस कारण हमें शुरुआत के दौर में हर वेरिएबल फैक्टर पहले से ज्यादा आउटपुट निकाल के देता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स पूरा यूज होना शुरू हो चुका है और वो अब पहले से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को हेल्प कर रहा है। तो लिखिए, देखिए, इनिशियली एक मिनट यहां पर लिख लीजिए, इनिशियली कॉमा फिक्स फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स आर नॉट fully utilized, are not fully utilized, but when but when the producer when the producer increases the units of variable factor, but when the producer increases the units of variable factor, increases the units of variable factor, comma, fuller utilization of fixed factor, fuller utilization of fixed factor becomes possible and producer gets increasing returns to a factor, and producer gets increasing returns to a factor, increasing returns to a factor। यानी कि जब वेरिएबल फैक्टर्स को काम पे लगाया जाता है तो होता क्या है, धीरे धीरे फिक्स फैक्टर्स का पूरा यूज होना शुरू होने लगता है और ऐसा होने से वेरिएबल फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है और हर वेरिएबल फैक्टर आपको पहले से ज्यादा माल बनाकर देता है। तो ये तो पहला रीजन हुआ। इसके 3 रीजन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जनरली। तो पहला रीजन तो हो गया फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट रीजन पे। सेकंड रीजन है बेटे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। एक्चुअली में क्या होता है बेटे कि जैसे शुरुआत में आपने एक लेबर को काम पे लगाया किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए शर्ट को स्टिचिंग करनी है, शर्ट की स्टिचिंग करनी है, आपने एक ही लेबर को काम पे लगाया। अब बहुत सारे काम है स्टिचिंग करने में, पहले मान लीजिए कोई बंदा आ रहा है तो उसका मेजरमेंट लेना है, फिर उसकी कटिंग करनी है कपड़े की,
फिर उसके बाद उसको सिलना है, फिर उसके अंदर बटन वगैरह लगाने होंगे, तो बहुत सारे काम होते हैं कपड़े एक शर्ट वगैरह सिलने में। तो आपने एक ही बंदे को सारे काम दे रखे, वही सारे काम करे, तो वो बेचारा लगा रहता है अपने अपने काम में धीरे धीरे। पहले मेजरमेंट लेता है, फिर कटिंग करता है, फिर स्टिचिंग करता है, फिर बटन लगाता है, फिर प्रेस वगैरह करता है, मतलब सारे काम खुद ही करता है। लेकिन अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर दें, लेबर को इंक्रीज कर दें, और आप वो सारे काम शर्ट बनाने में जितने भी 4-5 स्टेप होते हैं, आप हर काम एक पर्टिकुलर लेबर को दे दें, आप डिवाइड कर दें पूरे काम को। जैसे आप एक लेबर को कहीं भाई अब तुमको सिर्फ मेजरमेंट करना है, दूसरे लेबर को कहीं भाई तुम्हें सिर्फ कटिंग करनी है, तीसरे लेबर को कहीं तुम्हें सिर्फ स्टिचिंग करनी है, चौथे लेबर को कहीं तुम्हें सिर्फ बटन लगा के प्रेस करके कपड़े को रखना है, तो सारा काम अपने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हर बंदा एक पर्टिकुलर काम को करने का स्पेशलिस्ट बन जाएगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही काम बार बार रिपीट कर रहा है, फटाफट फटाफट एक सिंगल काम कर रहा है वो, तो वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। और जिसका फायदा ये मिलता है कि उसकी बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हर लेबर पहले से ज्यादा माल बना कर देने लगता है। ये होता है बेटे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज कम वेरिएबल फैक्टर्स में डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए लिखिए, डाउट है तो पूछ लेना बेटे कोई भी। ठीक है, तो लिखिए, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर increases the as a producer increases the units of variable factor, increasing the units of variable factors, comma, the division of work, single inverted comma में लिखना, the division of work becomes possible, the division of work becomes possible, which leads to specialization, of work, full stop. As a result, comma, productivity of labor, as a result, productivity of labor rises, and producer gets increasing returns to a factor. इसी कारण उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, प्रोड्यूसर गेट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है बेटे, ये दो रीजन हो गए बेटे। पहला तो था हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, और दूसरा हमारा हुआ डिवीजन ऑफ वर्क, दो रीजन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बेटे बेटर कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में बेटे बेटर कोऑर्डिनेशन? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ बढ़ाया जाता है, लैंड के साथ हमने लेबर बढ़ानी शुरू कर,
तो हर प्रोडक्शन यूनिट का, ध्यान से सुनना, हर प्रोडक्शन यूनिट का अपना एक आइडियल फैक्टर रेशो होता है बेटे। क्या होता है आइडियल फैक्टर रेशो? बेटे आइडियल फैक्टर रेशो, मैं आपको ना एक रफ पेपर लेता हूं, उस पर आपको करके दिखाता हूँ स्लाइड, अभी लिखना मत। एक होता है बेटे आइडियल फैक्टर रेशो, ये लिखना नहीं है बेटे, कि आइडियल लिखा है, आइडियल फैक्टर रेशो। हर प्रोडक्शन यूनिट का एक आइडियल फैक्टर रेशो होता है। होता है क्या आइडियल फैक्टर रेशो? आइडियल फैक्टर रेशो एक ऐसा रेशो होता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, जिसमें कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे को मैक्सिमम हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में, उसे हम कहते हैं आइडियल फैक्टर रेशो। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, अब उसका आइडियल फैक्टर रेशो क्या है? मान लेते हैं 1:10। मान लो कि एक फैक्ट्री में 10 लेबर अगर काम करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस फैक्ट्री का। मैं बार बार कह रहा हूं कि आइडियल फैक्टर रेशियो डिपेंड करता है प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर। अगर बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है तो उसमें बड़ा हो सकता है वो रेशियो। हमने एक छोटी सी फैक्ट्री ले ली, उस फैक्ट्री में 1:10 एक आइडियल फैक्टर रेशियो। अब मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने उस फैक्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर एक लेबर लगाया, तो क्या रेशियो आया बेटे? 1:1। फिर उसने एक और रेशो लेबर बढ़ाया, क्या रेशो आया? 1:2। फिर एक और बढ़ाया, 1:3, 1:4। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो आइडियल फैक्टर रेशियो के क्लोज जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आइडियल फैक्टर रेशियो के क्लोज चलता चला जाएगा वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने से। ऐसा होने से फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन होगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का, वो बेटे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे को बहुत हेल्प करेंगे। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स बहुत हेल्प करेंगे, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि हर आने वाला वेरिएबल फैक्टर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा, क्योंकि हम आइडियल फैक्टर रेशियो के क्लोज जा रहे हैं, और क्लोज जाने से दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसा होने से हमें बेटर रिटर्न मिलने लग जाता है। तो ये भी एक थर्ड पॉइंट है, लिखिए इसको भी। चलिए यहां पर लिखते हैं, एज अ प्रोड्यूसर, as a producer increases sorry, as a producer increases the units of variable factors, increases the units of variable factor, comma, initially, शुरुआत में होता है बेटा ऐसा, initially he is going closer to the, he is going closer, he is going closer to the ideal factor ratio, वो आइडियल फैक्टर रेशियो के क्लोज जा रहा होता है, आइडियल फैक्टर रेशियो, full stop. It increases the coordination between, it increases the coordination between increases the coordination between fixed and variable factors, fixed and variable factor, full stop. As a result, comma, producer gets increasing returns to a factor. As a result, producer gets increasing returns to a factor. इसलिए उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं शुरुआती दौर। क्लियर हो गया बात बेटे? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर किसे कहते हैं, और शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों मिलते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे। होता क्या है कि जब हम आइडियल फैक्टर रेशियो को क्रॉस कर जाते हैं, या वैसे भी सेकंड स्टेज में हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लगते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होते हैं कि जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं एक लेवल के बाद, तो हर वेरिएबल फैक्टर आपको पहले से कम माल बनाकर देता है, जबकि उसके प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी सेम थी, लेकिन फिर भी वो पहले से कम माल बनाकर दे रहा है। यानी कि टीपी बढ़ता तो है, लेकिन उसके बढ़ने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। और एमपी होता है वो गिरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि हर प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बच्चों सेम होती है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। फिर भी शुरुआत में वही लेबर आपको ज्यादा माल बना के दे रहा है, और बाद में उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी का लेबर आपको कम माल बना के दे रहा है। तो शुरुआत में वो ज्यादा माल बनाकर क्यों दे रहा है, उसके 3 रीजन हमने देखे। और एक लेवल के बाद उसी कैपेसिटी का लेबर लेबर आपको कम माल बनाकर क्यों देता है, उसके ऊपर एक 3 नंबर का क्वेश्चन अब बनेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स किसे कहते हैं, उसके कारण बता दीजिए कि बाद में लेबर कम माल क्यों बना के देते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन बेटे, कोई डाउट हो तो बेटे पूछ लेना बेटे, कोई भी बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। लिखो क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय diminishing returns to a factor? Diminishing returns to a factor. Diminishing returns to a factor. And what are its causes? And what are its causes? इसके कारण क्या है? तो लिखिए फटाफट से इसका आंसर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब तो वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर भी लिख लेते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन, it refers to that situation, it refers to that situation when by increasing the units of increasing the units of variable factor with some fixed factor, variable factor with some fixed factor, with some fixed factor, comma, total production TP increases at diminishing rate, TP increases at diminishing rate, TP बढ़ता तो है लेकिन diminishing rate से, TP increases at diminishing rate and NP falls, और MP गिरने लगता है and MP falls। ठीक है, अब इट हैज फॉलोइंग रीजंस, इसके रीजन भी जान लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इट हैज फॉलोइंग रीजंस, ऐसा क्यों होता है? सॉरी, इट हैज फॉलोइंग रीजंस, इसके रीजन जान लेते हैं बेटे। पहला रीजन है फिक्सिटी, FIXITY, फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब बेटे हर फिक्स फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की ना एक कैपेसिटी होती है। हर फिक्स फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और एक लेवल के बाद आपने वेरिएबल फैक्टर स्टार्टिंग में बढ़ाया तो आपका फिक्स फैक्टर यूज होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके तो एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी ना बेटे कि आपका फिक्स फैक्टर पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, हो गया, वो यूज स्टेज आ गई। उसके बाद भी आपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना चालू रखा, तो होगा क्या? होगा ये
कि फिक्स फैक्टर तो ऑलरेडी पूरा यूज हो जाएगा, उसकी फिक्सिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, वो यूज हो गई। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सारी की सारी प्रोडक्शन करने की जो प्रेशर होगा वो अकेले वेरिएबल फैक्टर के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि अब उसको फिक्स फैक्टर हेल्प करना बंद कर चुका है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पूरी हो चुकी। अब वो और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता और वेरिएबल फैक्टर्स, जितने वेरिएबल फैक्टर्स वो एब्सॉर्ब कर सकता था, हेल्प कर सकता था, वो कर चुका है। लेकिन प्रोड्यूसर उसके बाद भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर लगा पड़ा है, तो और वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। तो बढ़ाना चाहता है तो भैया बढ़ा ले, लेकिन फिक्स फैक्टर्स हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो हेल्प कर नहीं सकता, जितनी करनी थी कर। तो प्रोडक्शन करने की सारी जिम्मेदारी एक लेवल के बाद प्रोडक्शन करने की सारी जिम्मेदारी, सारा प्रेशर बेचारे वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर ही अकेले आ जाता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि अब तो फिक्स फैक्टर्स को हेल्प कर नहीं रहा है बाद में। तो वो अकेला प्रोडक्शन की प्रेशर के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और धीरे धीरे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, एक लेवल के बाद फिक्स फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की, हेल्प करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद भी अगर वेरिएबल फैक्टर्स को आपने चालू रखा बढ़ाना, तो प्रोडक्शन करने की सारी जिम्मेदारी उस अकेले वेरिएबल फैक्टर के ऊपर पड़ने वाली, और वो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, तो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे, वो उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए लिखिए इसको। when a producer when a producer continue to increase the units of variable factors, units of variable factors, even when fixed factors fully utilized, fixed factor fully utilized, then the pressure to produce more, then the pressure to produce more will entirely lie, produce more will entirely lie on वेरिएबल फैक्टर। पूरा का पूरा प्रेशर किसके ऊपर चला जाएगा? वेरिएबल फैक्टर के ऊपर। फुल स्टॉप। इट रिड्यूसेस its productivity, it reduces productivity of वेरिएबल फैक्टर, जिस कारण उसकी वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी बेटे। वेरिएबल फैक्टर and diminishing returns attained, and diminishing returns attained, और diminishing return मिलने शुरू हो जाए। ठीक है बेटे, क्लियर? ये पहला रीजन था कि एक लेवल के बाद क्यों आपको वेरिएबल फैक्टर पहले से कम माल बनाकर देता है। पहला रीजन हो गया क्योंकि फिक्स फैक्टर की आपकी कैपेसिटी अचीव हो चुकी। सेकंड रीजन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सेकंड रीजन है बेटे imperfect factor substitutability। imperfect factor substitutability क्या मतलब है इतने खतरनाक से वर्ड का? इसका मतलब ये है बेटे कि जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स तो हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मतलब
जो काम आप लेबर से करवाना चाहते हैं, जो काम आप मशीन से करवाना चाहते हैं, वो कुछ हद तक तो आप लेबर से करवा सकते हैं, लेकिन अगर काम बहुत बड़ा होगा तो शायद वो लेबर उस काम को नहीं कर पाए, चाहे जितनी मर्जी लेबर लगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक 10 kg का एक बॉक्स उठाकर आपको ऊपर रखना है, कहीं पर ऊंची जगह पर रखना है, तो आप उसको 1 या 2 लेबर लगेगी, 10 किलो उठा के आप ऊपर रख देंगे। आपको 50 kg का एक बॉक्स उठाकर ऊपर रखना है कहीं पर, आप 50 kg में अपने 4 लेबर लगाई, उठा के ऊपर रख दिया। अब मान लीजिए बेटे 5000 kg का एक बहुत बड़ा बॉक्स है या कोई पिलर है, उसको उठाकर ऊपर चढ़ाना है पुल पे, तो भैया वो तो आप जितने मर्जी लेबर लगा लो, 5000 किलो का आपका एक पर्टिकुलर चीज, वो तो हिलने वाली भी नहीं है, कितने मर्जी लेबर लगा लो। उसके लिए तो आपको क्रेन वगैरह का या जेसीबी मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर का यूज तो कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन एक लेवल के बाद उसका यूज करना पॉसिबल नहीं। और अगर आप फिर भी आप ऐसा करेंगे जबरदस्ती, मशीन की जगह लेबर से काम करवाएंगे, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो लिखिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, fixed and variable factors, fixed and variable factors are not perfect substitutes, substitutes तो हैं लेकिन एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है, आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ये सब्सिट्यूट लिख रहा बेटे बी है ये, सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, substitute to each other. So when a producer, so when a producer try to use variable factor, try to use variable factor in place of fixed factor, in place of fixed factor, always, always, then he gets only, then he gets only diminishing returns to a factor. तो उसको diminishing return ही मिलेंगे, he gets only diminishing returns to a factor. ठीक है, 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन, थर्ड एंड लास्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बेटे आइडियल फैक्टर रेशियो बताया था, कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा था कि जब शुरुआत में प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता है तो वो आइडियल फैक्टर रेशियो के क्लोज जा रहा होता है। अब मान लीजिए आइडियल फैक्टर रेशियो अचीव हो गया, क्लोज जा रहे हैं पहुंच गया आइडियल फैक्टर रेशियो, उसके बाद भी अगर वेरिएबल फैक्टर्स को वो कंटिन्यू इंक्रीज करता रहेगा, अब 1:10 मान लीजिए आइडियल फैक्टर रेशियो था, पहुंच गए वहां पे, अब फिर उसने एक और लेबर बढ़ा दिया, 1:11 कर दिया, फिर 1:12 कर दिया, फिर 1:13 कर दिया, आइडियल फैक्टर रेशियो तो 1:10 था, वो फिर भी बढ़ाया जा रहा है वेरिएबल फैक्टर। तो भैया वो कोऑर्डिनेशन जो होगा ना, जो सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन अचीव हो गया था, वो कोऑर्डिनेशन अब खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आइडियल फैक्टर रेशियो के बाद भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाएगा तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिले, और ऐसा होता भी है। तो लिखिए, क्योंकि प्रोड्यूसर लालच के चक्कर में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता चला जाता है। तो लिखिए, व्हेन ए प्रोड्यूसर, व्हेन अ प्रोड्यूसर continue, when a producer continue to increase the units of, continue to increase the units of variable factor, increase the units of variable factor even after ideal factor ratio, even after achieving ideal factor ratio,
achieving ideal factor ratio, then the coordination between fixed and variable factors decline. Fixed and variable factor decline. Fixed and variable factor declines. ये declines लिखा है बेटे, LINES लिखा है, declines, and producer gets only diminishing returns. Diminishing returns. ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के क्या रीजंस थे, और बाद में उसी कैपेसिटी का लेबर अगर आगे बढ़ता है तो एक लेवल के बाद हमें वो डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगता है। उसके भी 3 फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और बातों के साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर, प्रोडक्शन के बारे में ही। कोई डाउट होते हैं तो आप डेफिनेटली बेटे मेरे को बताया करो, ठीक है, कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, आज वैसे भी इतने करने वाले हैं, ठीक है बेटे।